तो दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम हाय हाय भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक बहुत ही अच्छी और बेहतर लाइफ में आज जी रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले आध्यात्मिक उपाय ऑनलाइन मीटिंग पुणे का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये जो लाइफ सेविंग स्लोगन्स है, हमारी जिंदगियां बचाने वाले, उनको एक नया रास्ता मजबूती देने वाले स्लोगन्स पर अपने अनुभव साझा करने का मुझे मौका दिया। और आज भी दोस्तों मेरी जिंदगी में बहुत ही बड़ा रोल, महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला जो स्लोगन है दोस्तों, दिस टू शैल पास, जिसको हम लोग अपनी साधारण भाषा में बोलते हैं दोस्तों, ये दिन भी निकल जाएंगे। इस पर मुझे अपने अनुभव आज साझा करना है दोस्तों। चाहे वो कोई अल्कोहलिक हो या नॉन अल्कोहलिक, मेरा ऐसा अनुभव है दोस्तों कि बगैर होप के, बगैर आशा के कोई भी व्यक्ति जिंदा रह नहीं सकता और एक अच्छी बेहतर लाइफ भी जी नहीं सकता जो समाधानी हो, सुखी हो। लेकिन मैं एक ऐसा शराबी था दोस्तों, जिसने शराब पीते 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 अपने आप को ऐसे जाल में फंसा दिया कि आखिरी में मेरी स्थिति, जो मेडिकल साइंस की भाषा है, एक होपलेस किस्म का शराबी बन गया, जिसके बारे में ना तो मुझे अपने आप को खुद कोई आशा थी कि मेरी शराब बंद हो सकती है, और मेरे से जुड़े हुए जो तमाम लोग थे, मेरे माँ बाप, क्योंकि बीवी बच्चों ने तो मेरा अल्कोहलिज्म देखा ही नहीं, मेरी शादी एए में आने के बाद हुई दोस्तों। तो मेरे माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, इन सब ने दोस्तों मेरे अल्कोहलिज्म को जिस तरीके से झेला, अनुभव किया, बार बार शराब की तरफ जाना, मरते मरते बचने के बाद में भी फिर और शराब पीना, सारी बर्बादियां होने के बाद भी शराब से मोह भंग नहीं होना, इन सारी चीजों की वजह से मेरे से जुड़े हुए हर सब लोग दोस्तों पूरी तरीके से निराश हो चुके थे और कोई उम्मीद उनको नजर नहीं आती थी। और आखिरी दिन जो मेरे थे, उन आखिरी दिनों में मैंने खुद भी अपने बारे में कोई भी होप, कोई भी आशा पालना बंद कर दिया था। शुरू में शराब ने जो मजा दिया था, वो काफी दिनों तक मैंने लिया, चला। लेकिन जैसे जैसे मैं शराब के जाल में फंसते गया, मैं शराब का आदी बनते गया, मेरी जिंदगी में भी और लोगों के जैसे हादसे होने लगे, मरते मरते मैं बचने लगा, तब जाके कहीं तो भी मैंने अपनी इस शराब को बंद करने के कोशिशें, प्रयत्न शुरू किए थे दोस्तों। हर बार जब भी मैं एक दिन पहले बहुत ही शराब पी लेता था, ब्लैकआउट में चले जाता था, दूसरे दिन पता चलता था कि मैंने क्या कुछ नहीं करके रख दिया। कई बार मेरा चेहरा फूट जाता था, कई बार मुझे लोग उठा कर लाते थे, कई बार पता चलता था कि मेरे अपमान हो गए शराब के नशे में, या मैंने किसी का अपमान कर दिया। सवेरे उठते बराबर दोस्तों शरीर में ताकत नहीं होती थी कि मैं बिस्तर से उठ पाऊं, पानी लेने की मेरे अंदर में ताकत नहीं होती थी,
दोस्तों, मैं अपने बूढ़े माँ बाप को मैं पानी मांगता था, खाना मांगता था, इवन बाथरूम तक लेके जाने का काम मेरे पिताजी करते थे। तो जब भी ऐसी चीजें मेरे साथ में होती थी तो मुझे लगता था दोस्तों कि नहीं यार, चलो अब शराब अपन बंद कर देंगे, अब अपने को शराब बंद करना चाहिए। और दोस्तों, मैं अपना विल पावर लगाता था, चलो आज के बाद अपन नहीं पिएंगे। लेकिन होता यह था दोस्तों कि वो जो मेरा विल पावर है, अगर मैंने सवेरे ठाना तो शाम तक वो विल पावर मैं शराब के प्याले में घोल के पी जाता था। कभी हद से ज्यादा अगर वो लंबा खींचा भी तो 2-4 दिन, 7 दिन बस। फिर उसके बाद में जैसी मेरी स्थिति ठीक होती थी कि मैं फिर शराब की तरफ जाता था। 2003 की बीमारी में जब मुझे टीबी हो गई, एक पांव से हल्का लंगड़ापन आया, मैं 11 महीने जब मैं बेड पे रहा, चलने के लिए मुझे बैसाखियां लगी, वो भी मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा झटका था। तब भी मैंने विचार किया था कि नहीं, अब इसके बाद नहीं पिएंगे। लेकिन मैं जैसा दुरुस्त हुआ, फिर एक बार शराब सामने में आई और फिर नाना बोलते बोलते फिर मेरी जिंदगी में शराब आ गई। उसके बाद भी दोस्तों मैंने कई डॉक्टरों का इलाज किया, अपने आसपास के बहुत सारे डॉक्टरों के पास। एक बार एक सरकारी अस्पताल में मैं गया तो उस साइकेट्रिक ने मुझे भगा दिया था क्योंकि मैं पी के जाता था, और वो बोलता था दारू बंद करना है तो बगैर पी के आ। और दूसरी बार, तीसरी बार जब मैं पीकर ही गया तो उसने मुझे भगा दिया। एक बार तो मैं अपने 2 दोस्तों के साथ में उनकी गाड़ी में बीच में बैठ के बाइक पे खुद ही एक व्यसन मुक्ति केंद्र में भर्ती होने चले गया। लेकिन दोस्तों वहां भी मैं किसी कारणवश भर्ती नहीं हो पाया। तो मेरे तमाम जो प्रयत्न थे वो सारे असफल हो रहे थे। ना मेरा विल पावर चल रहा था, ना कोई मेडिसिन दवा गोली चल रही थी, ना किसी साइकेट्रिक का इलाज सफल हो रहा था, और मैं टोने टोटके में तो विश्वास करता ही नहीं था, तो मैं कभी उसमें गया भी नहीं और फंसा भी नहीं। तो आखिरी दिनों के मेरे जो हालात थे, मैं खुद भी अपने आप के बारे में पूरी तरीके से एक होपलेस हो चुका था, और लोगों ने भी मेरे से कोई उम्मीद बांधनी बंद कर दी थी। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था दोस्तों कि अब अपनी शराब कुछ बंद होती नहीं है, शराब पीते पीते ही मरना है। एक तरफ शराब बंद नहीं हो रही, दूसरी तरफ शराब की वजह से जिंदगी का हर फ्रंट खराब हो रहा है। अच्छी खासी उम्र हो रही है, शादी होने का नाम नहीं। मेरे बराबरी के जो दोस्त थे साथ में पढ़ने वाले, वो अच्छा काम धंधे में सेटल हो गए थे, उनकी शादियां हो गई थी, बाल बच्चे वाले हो गए थे। मेरा कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं तो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा दिखता था ऐसे। जब मैं एए में आया तो आज भी लोग मेरी पहली तस्वीर देखते हैं तो अब बोलते हैं कि यार अभी थोड़ा सा तेरी सेहत में अच्छा सुधार आया है। नहीं तो जब मैं एए में आया था तो 35-40 किलो का वजन था, बिल्कुल गाल अंदर सूखा हुआ, सूखी लकड़ी, और लंबा आदमी और दुबला दिखा तो और बहुत ज्यादा दुबला दिखता है, ऐसी मेरी स्थिति थी। एक अच्छे व्यवसाय में गया था तो उस व्यवसाय में मैं शराब की बोतल ही लेके चले गया था। यानी मैं शराब का आदी पहले ही बन चुका था, और उसी शराबीपन को लेके ही मैं अपने व्यवसाय में गया था। तो मेरा व्यवसाय भी शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि एक बेवड़े का स्टैंप मेरे माथे पे लग गया था, और मेरा अपने व्यवसाय में रुचि कम और शराब पीने में ही रुचि ज्यादा थी। तो उसके वजह से उस व्यवसाय के भी हालात पूरे खराब हो गए थे। हर धंधे का एक गुडविल होता है, नाम होता है, तो वो गुडविल तो बना ही नहीं था ना।
वो बनने के पहले ही पूरा मटिया मेट हो गया था। शराब जिंदगी में आने के पहले मैं 4 लोगों के बीच में रहता था, उनको नेतृत्व करता था, चाहे मेरे दोस्त हो या आस पड़ोस के लोग हो, एरिया के लोग हो। अच्छा सोशल इन्वॉल्वमेंट था मेरा। कम समय में एक अच्छा मैंने नाम अपना बनाया था। लेकिन मेरे शराबीपन की वजह से दोस्तों वो सारा मान सम्मान, सारा जो प्रेम और सहानुभूति थी, वो मैं पूरी तरीके से खो चुका था। घर के हाल खराब थे। पहले ही मेरे पिताजी के शराबीपन की वजह से घर की परिस्थितियां खराब। घर का सारा जिम्मा कहीं तो भी माँ चलाती थी, माँ देखती थी। और अब मेरे शराबीपन की वजह से वो जो स्थिति थी घर की, वो और बद से बदतर बन गई। आर्थिक स्थिति खराब। आखिरी दिनों में तो दोस्तों सिर्फ मैं शराब का जुगाड़ करने के लिए अपने काम धंधे पे जाता था। अगर कहीं से कोई पैसा नहीं आया तो इससे उससे मांग के कम से कम शराब का जुगाड़ हो जाए, ये मेरी आखिरी की परिस्थितियां थी। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे जैसा शराबी क्या उम्मीद पालेगा। दारू बंद करना चाहता हूं, दारू बंद नहीं हो रही। लोग बोलते हैं कि ठीक है अब छोड़ नहीं सकता तो एक काम कर, थोड़ी सी पीते जा, कम पीते जा। वो भी कई कोशिशें की कि नहीं यार ठीक है पहले जैसे नहीं पिएंगे, ब्रांड बदलेंगे, कभी कभार ही पीते जाएंगे, एक ही पैक पीते जाएंगे। वो भी होने को खाली नहीं। तो इधर ना शराब छूट रही और ना इधर जिंदगी की बाकी परिस्थितियां ठीक हो रही। उल्टे शराब चालू रहने की वजह से हमेशा कांस्टेंट फियर में कि कभी भी विकेट जा सकती है, क्योंकि आखिरी दिनों में विड्रॉल्स ऐसे भयानक थे। सवेरे उठते बराबर शराब लगती थी, ऐसे हाथ पांव कांपते थे। और वो विड्रॉल्स की वजह से कई बार मैं चक्कर आकर गिरा, मेरे हाथ पांव टेढ़े हो गए और लोगों को लगा कि इसको मिर्गी वर्गी की शिकायत हो गई क्या। लेकिन वो आज समझ में आता है वो मिर्गी वर्गी नहीं होते, वो अपने शराबीपन के विड्रॉल्स होते हैं। ए में कई लोगों ने उनको अनुभव किया है। इस लॉकडाउन में ही मैंने एक ओल्ड टाइमर से वो शब्द सुने थे जिसको मेडिकल साइंस की भाषा में रम फिट्स कहते, रम फिट्स। वो हमारे अल्कोहल का विड्रॉल्स होता है। लेकिन जब हम ए में आ जाते हैं, शराब से दूर हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें बंद हो जाती है। पिछले 13 साल से ज्यादा समय से अब कभी मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन वो जो समय था ए में आने के पहले का, तो आखिरी दिनों में मैं कांस्टेंट फियर में जी रहा था। कांस्टेंट फियर, हर समय डर से भरा हुआ। जब मेरा दिल धड़कना शुरू हो जाता था, शराब का जैसे ही नशा उतर रहा होता था, हाथ पांव कांपते थे, दिल घबराता था और मैं डर से भर जाता था कि मुझे अब चक्कर आ सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों मैं अपने काम धंधे पे भी अपनी बैग में शराब लेके जाता था। और वहां भी अगर उतनी शराब पीने के बाद में अगर मुझे रिलीफ नहीं मिली तो झूठ बोल के किसी की भी गाड़ी से लिफ्ट मांग के, जहां भी कहीं आसपास शराब का अड्डा होता था, कभी पैदल तो कभी झूठ बोल के उसकी गाड़ी से लिफ्ट मांग के उसको लेके जाना शराब के लिए। कई किलोमीटर तक शराब के लिए पागल जैसा, ये पिला देगा या वो पिला देगा, इस उम्मीद से उनकी तरफ जाना। तो ये परिस्थितियां थी दोस्तों मेरी ए में आने के पहले, जिसको कि डॉक्टर सिल्कवर्थ, जो हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, हम उसको एक प्रकार से हम सह संस्थापक भी बोल सकते हैं, जिन्होंने काफी हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम को बढ़ाने में मदद की। उन्होंने ही हमारे बारे में लिख दिया था कि हम शराबी एक ऐसे शराबी होते हैं कि जिसकी होपलेस कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, पूरी तरीके से निराशामय अवस्था।
मेडिकल साइंस और मनोचिकित्सा शास्त्र से जुड़े हुए लोग हमसे कोई उम्मीद नहीं करते थे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आने के पहले, क्योंकि हजारों शराबियों का उन्होंने इलाज उपचार किया था और कहीं उनको कोई सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन आज हम बोल सकते हैं, और वो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए, साइकेट्री से जुड़े हुए लोग आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस को एक उम्मीद की नजर से देखते हैं, क्योंकि भगवान ने इतनी खूबसूरत ये फेलोशिप बनाई है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की हम शराबियों के जरिए से, कि आज दुनिया के पास में एक आशा की किरण है। जिस शराबी को उन्होंने एक होपलेस व्यक्ति करार दे दिया था शराबीपन के मामले में, आज कहीं तो भी दुनिया ये उम्मीद लगाए हुई है कि नहीं, इतना भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक एक शराबी के शराबीपन से दूर होने की बात है, तो आज एक जगह उपलब्ध है। मेडिकल साइंस जरूर फेल हुआ है, मनोचिकित्सा शास्त्र और धर्म जरूर फेल हुआ है, लेकिन एक आध्यात्मिक प्रोग्राम है जिस पे चल के एक शराबी शराब से दूर हो सकता है। ये जो तत्व है ये ए की स्थापना के पहले भी था। दुनिया में ऐसे उदाहरण है, एक महान साइकेट्रिस्ट ने बोल दिया था कि हम जैसे जो होपलेस शराबी होते हैं, दुनिया में ऐसे उदाहरण पहले भी हो चुके हैं कि मेरे जैसा शराबी किसी न किसी आध्यात्मिक या धार्मिक तत्वों पे चल के उसके अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक आध्यात्मिक परिवर्तन, और वो शराब के ऑब्सेशन से लिप्त हो जाता है। और उसी आध्यात्मिक तत्वों के ऊपर, उसी बेस पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये प्रोग्राम बना है दोस्तों, कि मेरे जैसे निराश शराबी को, होपलेस शराबी को एक आशा की किरण देता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग का जब मुझे मैसेज मिला, तो जिसने दिया वो मेरे ही जैसा शराबी था, मेरा दोस्त, जो हम साथ में शराब पिया करते थे। एक जैसा हमारा शराबीपन था, एक जैसी हमारी बर्बादी थी। 2 महीने से वो मेरा दोस्त मुझे दिखा नहीं, और 2 महीने के बाद में जब वो दिखा तो उसका चेहरा बिल्कुल खिला हुआ था। वो था तो शक्ल से काला, लेकिन पीने के दौरान उसके भी गाल अंदर और आंखें अंदर थी। काला चेहरा और काला पड़ गया था। लेकिन जब वो 2 महीने के बाद में दिखा तो वो काला चेहरा भी थोड़ा लाल दिख रहा था, आंखें भी बाहर आई हुई थी, शरीर भी ठीक दिख रहा था। और वो बोल रहा था कि मैं अभी दारू बंद कर दिया हूँ, मैं कोई तो भी एक मीटिंग में जा रहा हूँ। और दोस्तों, मैं भी जिंदा रहना चाहता था, मैं भी शराब से दूर होना चाहता था। और एक मेरे जैसा शराबी मेरा दोस्त अगर शराब से दूर हो गया तो फिर मैं कैसे ठीक रहूंगा, मैं कैसे शांत रहूंगा। कहीं तो भी मेरे अंदर में भी वो चीज हलचल पैदा हो ही जाती है कि नहीं यार, ये अगर दूर हो सकता है शराब से, तो जरूर मैं भी दूर हो सकता हूँ, मुझे भी वो रास्ता चाहिए। तो मेरे जैसे निराश व्यक्ति के, निराश शराबी के मन में अगर आशा का कहीं दीप जला, एक होप जो पैदा हुई, तो वो सबसे पहले दोस्तों मेरे दोस्त की वजह से हुई कि ये शराब से दूर हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। और इसीलिए मेरा मानना है दोस्तों कि हम शराबी, हम ए के मेंबर सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में ही होप बांटने का काम नहीं करते। हम बाहर की दुनिया में जिनको अभी भी शराब का मैसेज नहीं मिला, शराब से दूर रहने का मैसेज नहीं मिला इस प्रोग्राम का, तो हम बाहर भी चलते फिरते लोगों के लिए एक मैसेज होते हैं। हमको देख के लोगों को आशाएं पैदा होती है। एक ही मीटिंग में अपने अनुभव साझा करके तो हम होप बांटते ही बांटते हैं, लेकिन एक ही बाहर की लाइफ में भी हम लोगों को देख के लोगों में एक होप पैदा होती है, एक आशा पैदा होती है कि नहीं यार, इसके जैसा अगर शराबी शराब से दूर हो सकता है
तो हमारे भी कोई भाई बंद है, वो भी शराब से दूर हो सकते हैं। या अगर मेरे जैसा शराबी अगर देख ले तो उसको भी लगता है यार ये तो मेरे ही जैसा शराबी था, ये शराब से दूर हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ। कहा जाता है, थोड़ा पूछना पड़ेगा। और इसी ख्याल से कई लोग मेरे से जुड़े दोस्तों, जो मेरे एरिया में रहने वाले मेरे कुछ दोस्त, जब उन्होंने देखा कि मैं शराब से दूर हो रहा हूँ, उनको भी आश्चर्य हुआ कि यार ये दारू नहीं पी रहा, कहीं तो भी जाता है, तो चलो इसके साथ जाना चाहिए। और फिर मैं उनको लेके एक ही मीटिंग में आता था। कई लोग ऐसे मेरे साथ में जुड़े। तो दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद जिस भी प्रकार की परिस्थिति से मैं गुजर के आया हूँ, कितनी भी खराब अवस्था में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग, मेरे पहले आए हुए सदस्य अपने ईमानदार और बिल्कुल निर्भय अनुभवों से दोस्तों रोज मुझे वो होप देते हैं, रोज, कि आते रहो, बहुत अच्छी जगह आए हो आप, हम भी ऐसे ही थे, हमारा अच्छा हुआ है, आपका भी अच्छा होगा। लेकिन शुरू शुरू में मेरे जैसे शराबी को अविश्वास होता है, विश्वास नहीं आता कि ऐसा कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं ये मानसिकता लेके आता हूँ, ये सोच लेके आता हूँ कि मेरे जैसा तो कोई शराबी ही नहीं है, और बॉस मेरी जैसी बर्बादी तो किसी की हुई भी नहीं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा भी गरीब आदमी हूँ, सबसे परेशान आदमी हूँ, मेरे जैसी समस्या तो किसी की है ही नहीं, मैं बेचारा। लेकिन जैसे ही दोस्तों एक ही मीटिंग में आने के बाद हम और लोगों के अनुभव सुनना शुरू करते हैं, धीरे धीरे इस सोच में कमी आती है। जब हम अपने से भी बहुत ही खतरनाक और कटु अनुभवों से गुजरे हुए लोगों के अनुभव जब सुनते हैं दोस्तों, तब हमको समझ में आता है कि हम अकेले नहीं हैं, या हम ही सब कुछ बर्बाद करके नहीं आए हैं, या हम ही सबसे ज्यादा परेशानियों में नहीं है। हमसे भी कई गुना बुरी हालत में, बुरे दौर से गुजर के ए में लोग आए हुए हैं, उनकी जिंदगियां बची है और आज वो एक बेहतर लाइफ जी रहे। दोस्तों मेरे साथ में भी वही हुआ, यही मानसिकता, यही सोच लेके आया था मैं कि मेरे जैसा तो कोई परेशान और समस्याग्रस्त इंसान है ही नहीं। क्यों पीता? अरे तुमको क्या मालूम कितनी परेशानियां हैं मेरी जिंदगी में, कितनी समस्याएं हैं मेरी जिंदगी में, इसलिए मैं पीता हूँ। तुमको क्या समझेगा मेरी परेशानियां, मेरी समस्या, मेरी तकलीफ। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में मेरे पहले आए हुए जो लोग हैं, वो जो अपने अनुभव बांटते हैं, उसमें वो बताते हैं कि भाई तेरे से भी ज्यादा बुरी हालत में मैं आया था, लेकिन मेरे भी दिन निकल गए और तेरे भी निकलने वाले हैं। दिस टू शैल पास, ये दिन भी निकल जाएंगे, आते रहो। सबसे पहले तो तुझे अपने आप को शराब से दूर करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोग्राम की शुरुआत ही दोस्तों वहां से होती है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी शराब, लेकिन बजाय उसको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या मानने की, मैं बाकी दूसरी चीजों को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या मान रहा था। लोगों की शादियां हो गई, मेरी शादी नहीं हुई, मैं पैसे के लिए मोहताज हूँ, मेरा काम धंधा खराब हो गया, मेरी घर की परिस्थितियां खराब है, मेरी प्रेमिका मुझे मिल नहीं पाई, या फिर मेरा मान सम्मान नहीं रहा, लोग मुझे समझ नहीं पा रहे, लोग मुझे अपमानित कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मेरी जिंदगी की जो असल परीक्षा थी, असल समस्या थी,
उस पर मेरा ध्यान ही नहीं था। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबरों ने मुझे बताया कि सबसे पहले तो तू अपनी जान बचा ले। अगर तेरी जान बचेगी तो जिंदा रहेगा, तो बाकी की चीजें भी धीरे धीरे ठीक हो सकती है। लेकिन अगर मैंने अपनी शराब की दूरी को प्राथमिकता नहीं दी, प्रायोरिटी नहीं बनाया, तो ये शराब मेरी जान लेने वाली है और मैं ही जिंदा नहीं रहूंगा तो फिर कौन सी दुनियादारी, कौन से माँ बाप, कौन सी बीवी, कौन सा काम धंधा, कौन से दोस्त, कौन से यार, कौन सी दुनिया। और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद में मेरे पहले आए हुए लोगों ने बोला, ठीक है, तेरी जिंदगी में जो भी परेशानियां है उसको हम दरकिनार नहीं करते, तेरी चिंताएं, तेरा डर जायज है, सभी को लगा है। कैसा होगा, क्या मैं इससे निकल पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, ये नैसर्गिक चीज है कि ये तो हमको लगा रहता है। भविष्य की चिंता, लोगों का डर, इससे हम जैसे शराबी भरे हुए रहते ही है। लेकिन सबसे पहले अगर मुझे इससे निकलना है तो मुझे कहीं तो भी अपना सेल्फ विल चलाना बंद करना पड़ेगा। माय विल, मेरी इच्छा, बहुत कुछ इच्छा रहती है मेरी, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद जो एक पहला सबक मिला कि ये दुनिया तेरी इच्छा के हिसाब से चलने वाली नहीं है, सब कुछ तेरी मर्जी से नहीं होने वाला, वो पावर तू खो चुका है। शराबीपन से मुक्त होना तेरे हाथ में नहीं है, और अगर होता तो ए में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक वैसे ही जैसे शराब से दूर होना तेरे बस की बात नहीं है, वैसे ही तेरी जिंदगी में ये जो भी कुछ कम ज्यादा या उतार चढ़ाव है या परेशानियां है, इनको ठीक करना भी तेरे हाथ में नहीं है। और इसीलिए तेरी, चाहे वो शराब की समस्या हो, चाहे और दूसरी कोई भी परेशानियां हो, घरेलू समस्याएं हो सकती है, काम धंधे की समस्याएं हो सकती है, शारीरिक मानसिक समस्याएं हो सकती है, आर्थिक समस्याएं हो सकती है, सामाजिक समस्याएं हो सकती है, इनको भी मैनेज करना, ठीक करना तेरे बस की बात नहीं है। और जैसे ही मैंने दोस्तों अपने विल पावर का उपयोग करना बंद कर दिया, अपना विल चलाना बंद कर दिया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग को ही सबसे पहले मैंने मेरी हायर पावर, मेरी उच्च शक्ति समझ के अपने मन और जीवन को इस मीटिंग के हवाले कर दिया। तुरंत मैंने देखा दोस्तों कि मेरा जो शराब के साथ में जो स्ट्रगल चल रहा था, जो लड़ाई चल रही थी, वो स्टॉप हो गई। ए में आने के पहले के सारे दिन एक बैटल ग्राउंड था, बैटल ग्राउंड, युद्ध का मैदान, सबसे मैं लड़ रहा था। क्योंकि माय विल, मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो चाह रहा हूं वो होना चाहिए, और वो कुछ हो नहीं रहा था। मैं चाह रहा था मेरी शराब बंद हो जाए या मैं शराब को कंट्रोल वे में पीऊं, नहीं हो रहा था। मैं चाह रहा था कि मेरी शादी हो जाए, मैं पीने के दिनों में भी लड़कियां देख रहा था, तो मेरे पहले ही खबर पहुंच जाती थी, अरे ये तो बहुत बेवड़ा है, पहले ही रिश्ते कट हो जाते थे। हालत देखो तो बिल्कुल ऐसी हालत थी कि पतंग जैसी। और लेकिन फिर भी दोस्तों वो शराब का देखो कैसा कोहरा रहता है नशे का। मैं अपने आप की तरफ देख ही नहीं रहा हूं आईने में कि मेरे हाल क्या है, आंखें अंदर, गाल अंदर, बिल्कुल ऐसा हवा में उड़ता हुआ, हवा में उड़ती हुई पतंग, और ऐसी हालत, और कमाई का ठिकाना नहीं, और फिर भी मैं लड़कियां देख रहा हूं। यानी अपनी वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं कर रहा, वो बदलने की कोशिश कर रहा हूं, काम धंधे को की स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा हूं, घर के लोगों को बदलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी बदल नहीं पा रहा हूं।
तो जैसे ही दोस्तों मैंने अपना व्हील चलाना बंद कर दिया और अपनी शराब की समस्या के लिए सबसे पहले मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के हवाले अपने आप को सुपुर्द कर दिया, मैंने देखा दोस्तों कि मुझे शराब से लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ मुझे ए में अपने आप को इन्वॉल्व रखना पड़ा। और इनिशियल डेज में मैंने पहले भी बताया कि मैं इतना ए में इन्वॉल्व था, ना घर पे ध्यान, ना काम धंधे पे ध्यान, बिल्कुल ए। और उसका फायदा मिला। कैसे शराब की दूरी मेरी बढ़ते चली गई पता भी नहीं चला। लेकिन दोस्तों अब कैसा हुआ कि जैसे ही शराब का नशा और कोहरा छटा तो खुली आंखों से मैंने जितनी बर्बादी की थी वो सारी बर्बादी का नजारा मेरे सामने में आ गया। सब दिखने लगा कि मैंने क्या क्या कितने कितने गड्ढे किए। पहले ऐसा था कि इसी बर्बादी के नजारे को नजरअंदाज करने के लिए मैं शराब का सहारा लेता था, लेकिन आज मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। आज मेरे पास में शराब का सहारा नहीं था और खुली आंखों से अपनी बर्बादी का जो मंजर है वो देखना भी मेरे लिए आसान नहीं था। अचानक मैं डर से भर जाता था, भविष्य की चिंताओं से भर जाता था कि कैसा करेंगे। दारू तो बंद हो गई, लेकिन काम धंधे का क्या? बेवड़े का तो स्टैंप लग गया, लोगों की नजर में अपन बदनाम है। कई दिनों तक मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब रही दोस्तों, क्योंकि काम धंधे की वाट लग चुकी थी। घर के हाल खराब थे, मेरी शारीरिक अवस्था बड़ी खराब थी। कई सालों तक मैं बिल्कुल सुकड़ा हुआ ही था। मैं हालत ही नहीं बन रही थी, क्योंकि हमेशा चिंता में, तनाव में, कैसे होगा। लोगों के कर्जे थे, लोगों का नुकसान किया था, उसका गिल्ट था, वो डर था। एक साहूकार से 10% से ब्याज से पैसे लिए थे, वो बोलता कुछ नहीं था, कभी धमकाया नहीं, कभी गाली गलौज नहीं की, कुछ नहीं, लेकिन मेरे अपने ही मन का डर। पीने के दिनों में भी वो मुझे हमेशा कहीं तो भी खड़े हुए दिखता था। भ्रम, इतना मैं अंदर से डरा हुआ था। अब अल्कोहलिज्म से दूर हुआ, अल्कोहल से दूर हुआ, ए में आ रहा हूं तो भी उसका डर, कहीं भी बीच में पकड़ लेगा, कहीं कुछ बोल न दे, अपना पैसा मांग न ले। तो ऐसी अनगिनत परेशानियों में दोस्तों मैं अपनी सोबर डेज में, सोबराइटी में इन सारी चीजों को फेस कर रहा था, जो मेरे जिंदगी से एक जो पीस ऑफ माइंड, एक जो पीस है, शांति है, आनंद है, वो छीनने का काम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों रोज एक ही मीटिंग में मुझे आप लोगों ने आशाएं दी, ताकत दी। दिस टू शैल पास, ये दिन भी निकल जाएंगे, चिंता मत करो, बस तुम आते रहो, कीप कमिंग बैक। एक एक प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप को शराब से दूर रखो और अपनी समझ के ईश्वर पे श्रद्धा रखो, क्योंकि बगैर श्रद्धा के या बगैर विश्वास के ये लाइफ दोस्तों आसानी से काटना बहुत कठिन है। जैसा मैंने बताया कि जब हम पूरी तरीके से होपलेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो फिर वो जिंदगी और बदतर हो जाती है। किसी न किसी उम्मीद पे ही हमारी जो जिंदगी है, ये दुनिया कायम रहती है दोस्तों। और ये होप हमको टिकाए रखना, ये आशा जो है वो टिकाए रखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। सोबराइटी के दिनों में भी हम इस होप को, आशा को खो सकते हैं अगर हमने इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस नहीं किया। तो शुरुआती दिनों में मेरी पीठ पे हाथ रख के, मेरे गले में हाथ डाल के, यहाँ मेरे पहले आए हुए लोगों ने मुझे ये आशा दी, होप दी कि हम भी तेरे ही जैसे थे। एक ओल्ड टाइमर है,
वो हमेशा शेयर करते थे कि मैं दूसरे का शर्ट पहन के एक ही मीटिंग में आया, 2 पाँव में 2 कलर की चप्पल पहनकर मैं ए में आया, नौकरी चली गई थी, 4 बच्चे 5 बच्चे थे, और कैसा करना। तो कहीं तो भी मैंने लोगों से मांग के अपना गुजारा किया। कई लोग शेयर कर रहे थे कि हमारे बीवी बच्चे छोड़ के चले गए, लेकिन हम एक ही मीटिंग्स में आते रहे, तो एक दिन हमारे बीवी बच्चे वापस आ गए। कोई बोल रहा था कि हमारी नौकरियां चली गई थी, वो नौकरियां बाद में वापस आई। एक मेंबर शेयर कर रही थी कि मैं लाखों का कर्जा करके ए में आया था, लेकिन जैसे धीरे धीरे मैं ए में आते रहा, ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे मेरा वो कर्जा भी मैं चुकता कर पाया। तो एक से एक ऐसे ऐसे खतरनाक अनुभव मैं ए में सुन रहा था दोस्तों, और हर एक के अनुभव में यही बात साफ साफ आ रही थी, जो मेरे लिए एक संदेशा थी कि जब भी तुम परेशानियों में अपने आप को पाते हो, जब भी तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, बहुत समस्या है, बहुत तकलीफ है, और इससे हम निकल पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो और लोगों के अनुभव गौर से सुनो। वो लोग अपने अनुभव जो बांटते हैं कि वो बता रहे हैं कि हम भी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर के आए हैं, हमारे भी दिन निकल चुके हैं। और मैंने भी दोस्तों मेरे पहले आए हुए लोगों के अनुभव पे विश्वास करके अपनी आशा को टिकाए रखा, और निरंतर एक ही मीटिंग में आते रहा, अपने आप को मैं सोबर रखे रहा, और 13 साल के बाद मैं आज पाता हूं कि जो जिंदगी में मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, वो सारी चीजें आज मैं पा रहा हूं। 13 साल पहले मेरे लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि मैं इतनी अच्छी जिंदगी, इतनी बेहतर लाइफ आज जी सकता हूं। 13 साल पहले की कोई भी समस्या आज मेरी जिंदगी में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आज जिंदगी में कोई समस्या नहीं है। आज जिंदगी में कुछ समस्याएं है जो अलग है, लेकिन 13 साल पहले जिस अवस्था से मैं आया, जो समस्याएं मेरी जिंदगी में 13 साल पहले थी, आज नहीं है। मेरी शादी नहीं हुई, मैं चाहता था कि मेरी शादी हो, तो ए में आने के बाद 2 साल के बाद में शादी हो गई। आज मुझे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, 2.5 साल पहले लड़का हुआ। जो काम धंधा कभी मैंने उम्मीद नहीं किया था कि फिर से सेट हो पाएगा, एक लंबा समय लगा मुझे। मैंने बताया कि ए में आने के बाद में भी मेरा काम धंधा ठीक होने के लिए बहुत साल लगे, और बहुत मैंने तकलीफ झेली, बहुत मैंने अपमान झेले, आर्थिक स्थिति बड़ी खराब रही। लेकिन दोस्तों ए के प्रोग्राम में सिखाया था, इस प्रोग्राम पे और अपनी समझ के ईश्वर पे श्रद्धा रखो, ये दिन भी निकल जाएंगे। दिस टू शैल पास। धीरे धीरे सब ठीक होगा, अपनी उम्मीद मत छोड़ो। एक समय ऐसा था दोस्तों, शादी होने के बाद जब बच्चे भी हुए, पहली लड़की हुई, तो आर्थिक मैनेजमेंट करना बड़ा कठिन हो गया था। पिताजी अक्सर बीमार रहा करते थे, माँ तब भी काम करती थी, और मेरी कमाई का भी कुछ बहुत ज्यादा बड़ा अच्छा ठिकाना नहीं था। तो कभी कभी ऐसा परेशान हो जाता था मैं कि ऐसा लगता था मुझे कि जो मेरा प्रोफेशन है आज, उसको छोड़ के मैं और कुछ शुरू करूं। कब तक तकलीफ निकालेंगे, कब तक तकलीफ काटेंगे। सारे लोगों की तरक्कियां हो रही है, सारे लोग अपने से आगे बढ़ रहे हैं। बराबरी के लोग तो काफी सालों पहले ही आगे बढ़ गए थे, और अपन ने क्या गरीबी में जीने का श्राप लेकर आया है क्या, अभाव में जीने का। बचपन से ही अभाव की जिंदगियां देख रहे हैं। तो चलो यार, छोड़ो ये सब, चलो अपन भी पैसा कमाते हैं शॉर्टकट में, जल्द से जल्द।
लेकिन थैंक्स गॉड इस प्रोग्राम का और मेरे ईश्वर का, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के टच में रहने की वजह से, रोज नए नए अनुभव लेने की वजह से कहीं तो भी मैंने अपने आप को भौतिकता की अंधी दौड़ में जाने से रोक रखा, पैसों के पीछे नहीं भागा। ए ने जो सीखा था कि आप अपनी आध्यात्मिक प्रगति पे अगर फोकस करोगे तो भौतिक प्रगति भी धीरे धीरे होने वाली है। लेकिन अगर आप भौतिकता के पीछे भागोगे, अपने ऊपर काम नहीं करोगे, पैसों के पीछे अंधी दौड़ में शामिल हो जाओगे, तो आप हमेशा खतरे में रहोगे। और वो मैंने अनुभव लिए। कोई इजी मनी के चक्कर में शराब पी रहा है, सट्टा, लैटरी, जुआ, 2 नंबर के काम। कोई दारू नहीं पी रहा, लेकिन तमाम परेशानियों में घिरा हुआ है, मुसीबतों में। तो ये जो चीजें थी, लोगों के अनुभव, ये मुझे अलर्ट कर रहे थे कि भाई ये दूसरों के साथ में हुआ है, तेरे साथ में भी हो सकता है। तेरी जो भी परिस्थितियां है, जो भी परेशानियां है, वो हमेशा रहने वाली नहीं है। शादी नहीं हो पा रही थी, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, मान सम्मान चले गया था, सोशल बॉयकॉट चल रहा था, अकेला गिर गया था आखिरी दिनों में, तो आज लोग भी तेरा मान सम्मान कर रहे, फिर से तुझे नजदीक कर रहे, तेरी हालत भी थोड़ी धीरे धीरे ठीक हो रही। तो ये जब बदलाव जिंदगी में आ रहे हैं तो बाकी की चीजें भी बदलेंगी। आर्थिक प्रॉब्लम्स है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होंगे, धंधा खराब है तो वो भी ठीक होगा धीरे धीरे। थोड़ा सब्र कर ले, थोड़ा समाधानी होने की कोशिश कर, निकल जाएंगे ये भी दिन। और पहले आए हुए लोग अपने अनुभव बता ही रहे कि उनके दिन निकले तो तेरे भी निकल सकते हैं, और तेरे भी तो निकल ही रहे ना। ये रोज के रोज जो एक ही मीटिंग्स में हमको होप मिलती है दोस्तों, इस होप की बदौलत ही हम लोग जिंदा रह सकते हैं, बशर्ते कि हम उन पे विश्वास करें, अपने भगवान पे थोड़ी श्रद्धा रखें कि मिलेगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। लेकिन मैं इजी मनी के चक्कर में या जल्दी तरक्की के चक्कर में ऐसी कुछ गलतियां न करूं कि जो मेरे पास में है मैं उसको भी खो न दूं। और इसीलिए दोस्तों इस प्रोग्राम का मैं बहुत आभारी हूं कि जिसने मुझे एक दिन के आधार पे 24 आवर्स की लाइफ कैसे जीना, बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं मालूम कल क्या होने वाला है। अरे जब मालूम ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच के और चिंता करके क्या मतलब है। लोगों का डर, फाइनेंशियल फियर, ये डर रख के क्या मिलने वाला है। मेरा आज का दिन खराब होगा। एक प्रोग्राम ने मुझे समाधानी रहना सिखाया दोस्तों, कि जैसी भी परिस्थिति है कैसे उसमें अपने आप को खुश रखा जाए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी गरजों को कैसे थोड़ा सा सीमित करके रखा जाए। क्योंकि मेरी परेशानियों का जो सबसे बड़ा सबब जो है, जो कारण है, वो दोस्तों मेरा बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करना, बहुत ज्यादा इच्छाएं और आकांक्षाएं पालना। कई इच्छाएं और आकांक्षाएं तो ऐसी है उसका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं होता। और मैं पूरी लाइफ अपनी फ्यूचर में ही जीता हूं, भविष्य में ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आज में जीना सीखा ही नहीं था, आज में जीना आया ही नहीं था कि आज का दिन कैसे मैं अच्छा जी सकूं, आज के दिन को कैसे मैं बेहतर बना सकूं, आज के दिन की जो लाइफ है, इस 24 घंटे की, इसको मैं कैसे एंजॉय करूं। जो मेरे पास में है, बजाय उस पर ध्यान देने के, मैं हमेशा उस बारे में चिंता करता हूं, उस बारे में तनाव पालता हूं कि जो मेरे पास में नहीं है। और इसीलिए ए में आने के बाद में जब एक दिन मैंने शेयरिंग में सुना किसी ओल्ड टाइमर से, ब्लेसिंग काउंट करो। ब्लेसिंग काउंट यानी
भगवान ने, इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम ने हमको क्या गिफ्ट दिया है, क्या है आज हमारे पास। अगर इसकी मैं लिस्टिंग करता हूं, इसकी मैं सूची बनाता हूं, तो मेरी जिंदगी में अगर समस्याएं होंगी भी तो वो मुझे उतना परेशान नहीं करेगी। और ग्रेटिट्यूड लिस्टिंग के साथ साथ, यानी क्या क्या मैंने पाया है, किसने किसने मेरे लिए क्या किया है, इसकी लिस्ट बनाने के साथ साथ अगर मुझे कंपैरिजन करना ही है तो मैं ऐसे लोगों से अपनी कंपैरिजन करूं कि जो मेरे से भी बुरे हालत में है, बुरे हाल में जी रहे हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम को बोलते हैं अल्टर्ड एटीट्यूड। अल्टर्ड एटीट्यूड, बदला हुआ दृष्टिकोण। हमको अपनी पुरानी लाइफ को, पुराने तौर तरीके को नीचे जमीन में गाड़ना ही पड़ेगा और नए एटीट्यूड, न्यू लाइफ को अपनाना ही पड़ेगा। ए में आने के बाद में भी मेरी सोच में, मेरे व्यवहारों का, मेरे एटीट्यूड का तरीका अगर पुराना ही है, मैं पुरानी लाइफ को ही जी रहा हूं, तो फिर मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, मैं तनाव रहित नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरा नजरिया ही नहीं बदला। मैं पुराने तरीके से ही सोच रहा हूं, पुराने तरीके से ही जी रहा हूं। और इसीलिए ए में बोला जाता है कि अगर नई जिंदगी पाना है, न्यू लाइफ पाना है, तो पुरानी जिंदगी को, पुरानी लाइफ को जमीन के नीचे गाड़ना पड़ेगा। जब हमारी पुरानी लाइफ मरेगी, सोचने का तरीका बदलेगा, एटीट्यूड बदलेगा, तो ही एक नई जिंदगी, नई लाइफ हमको मिलेगी। तो मेरा पुराना व्यवहार था रोने वाला, असमाधानी। जो है उसमें समाधान नहीं, जो नहीं है उसके बारे में सोचते रहने का। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम ने इसी को प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी बोला है। जब मेरे अंदर आमूलाग्र परिवर्तन होता है, जिंदगी की तरफ देखने का, लोगों की तरफ देखने का, पीपल्स, प्लेसेस और सिचुएशंस की तरफ देखने का जब नजरिया बदल जाता है, तो मेरी आधे से ज्यादा परेशानियां खत्म हो जाती है। आज भी मेरी जिंदगी में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि 13 साल पहले की जो परेशानियां थी, आज उनमें से कोई भी परेशानी आज मेरी जिंदगी में नहीं है। इसका मतलब कि मेरी समस्या, मेरी परेशानियां परमानेंट नहीं है, वो आती है जाने के लिए और एक न एक दिन हल जरूर होती है। तो ठीक वैसे ही जब 13 साल पहले की परेशानियां और समस्याएं आज नहीं है, तो आज अगर मैं किसी परेशानियों को फेस कर रहा हूं, तो वो भी परमानेंट नहीं रहने वाली है। वो भी कहीं तो भी एक न एक दिन उसका हल निकलेगा, क्योंकि कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी परमानेंट नहीं रहती, कुछ न कुछ उसका हल निकल ही जाता है। तो ये होप दोस्तों मुझे हमेशा अपने दिल में, अपनी जिंदगी में पालते रहना पड़ता है। और ये जो होप है, ये जो आशा है, ये जो श्रद्धा है, ये मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग से और मेरे ईश्वर पे विश्वास करने की वजह से मिलती है। मेरा भरोसा होना चाहिए कि जिसने मेरी जिंदगी से मेरी इतनी बड़ी समस्या, शराबीपन की अगर हल की है, मेरी जिंदगी बच गई है, तो मेरी जिंदगी की बाकी जो समस्या है उसका भी समाधान निकलेगा। और सही मायने में दोस्तों ए में बोला जाता है कि हमारी असल आध्यात्मिक प्रगति और भावनात्मक प्रगति समस्याओं से ही होती है। सब कुछ आलबेल रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, तो हम तो आलसी बन जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, और फिर अचानक कोई समस्या आ गई तो फिर हिल जाते हैं। लेकिन अगर हमारी जिंदगियों में छोटी बड़ी, छोटी मोटी समस्याएं आती रहती है, तो वो समस्याएं दोस्तों हमको अंदर से मजबूत करती है,
हम और मजबूत होकर निखरते हैं। जो फाइनेंशियल क्राइसिस मैंने अपने इनिशियल डेज में भोगी, जो आर्थिक तंगी मैंने भोगी, ए में आने के पहले भी और ए में आने के बाद भी, शायद उसी की वजह से दोस्तों अब मुझे आर्थिकता का डर नहीं लगता। कोई फाइनेंशियल फियर मेरे अंदर में नहीं है और ना भविष्य की चिंता भी है, क्योंकि आज मैं जानता हूं दोस्तों कि ये मेरे हाथ में नहीं है। जो भी मेरा ईश्वर है, जो भी मेरी समझ का ईश्वर है, वो मेरी हैसियत के हिसाब से मेरा ध्यान रखता है और सही समय पे सही तरीके से वो मेरा ठीक करने वाला है। क्योंकि धीरे धीरे मेरी काम धंधे की स्थिति ठीक हुई, मैंने अपना जो गुडविल जो खो चुका था वो फिर पाया। आज भी मैं बहुत ज्यादा पैसों के पीछे नहीं भागता, लेकिन भगवान की दया से मैं इतना कमा लेता हूं कि मैं अपना और अपने परिवार का पेट पाल लेता हूं। पिछले साल के लॉकडाउन में भी हम सभी लोगों ने वो लॉकडाउन भोगा है, तो मैं भी घर में ही पड़े रहा, लेकिन निरंतर ए के मीटिंग से जुड़े रहा, ए में अपनी सेवा देते रहा और सारा लॉकडाउन साल भरे का कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। बराबर कहीं न कहीं से कुछ न कुछ जुगाड़ होते रहा और जो भी आर्थिक समस्याएं, हेल्थ संबंधी समस्याएं आई, धीरे धीरे वो समस्याओं का निपटारा होते रहा। अभी इस सेकंड लॉकडाउन में फिर 3 महीने का आर्थिक लॉकडाउन रहा, काम धंधे बंद, और ऊपर से दोस्तों मार्च महीने में मेरा पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव। लेकिन वहां से भी हम निकल गए, 14 दिन के बाद बिल्कुल फिट हो गए। बहुत ही कम समय में हमको फिटनेस मिला। पिछले नवंबर महीने भी मेरा लड़का, 2 साल का लड़का 14 दिन तक बुखार में रहा। ऐसे जिंदगी में जो चढ़ाव, जो उतार है, छोटी मोटी परेशानियां है, चलते रहती है। और अभी रिसेंट में मई महीने में कोरोना से निपटने के बाद सही मायने में जो आर्थिक अनमैनेजेबिलिटी, पहले फ्रिज खराब हो गया घर का, वो फ्रिज सुधरने का ही है, तो फिर टीवी भी खराब हो गई। अब घर में 2 बच्चे हैं, हमको भी मनोरंजन लगता है, फ्रिज घर की एक जरूरी चीज है और काम धाम ठप। ऐसे में दोस्तों कहीं तो भी एक बेचैनी या चिंता एक नैसर्गिक चीज होती है। लेकिन दोस्तों इस ए के प्रोग्राम में होने की वजह, निरंतर बने रहने की वजह से और मीटिंग्स में बाकी मेंबरों के अनुभव सुनकर जो एक होप पैदा होती है, एक आशा जो पैदा होती है, मीटिंग से अपने ईश्वर पे जो एक श्रद्धा पैदा होती है, वो बार बार मुझे यही बात याद दिलाती है, दिस टू शैल पास, ये दिन भी निकल जाएंगे। और वही हुआ दोस्तों। 10 दिन पहले लॉकडाउन खुला और धीरे धीरे कुछ काम धंधे भी होने शुरू हो गए, तो फ्रिज का भी काम हो गया और टीवी नहीं बनी तो नई टीवी का भी अरेंजमेंट हो गया और बाकी चीजें भी धीरे धीरे जगह पर आने लगी। तो ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों कि मेरे शराब बंद करने से मेरी जिंदगी से सारी परेशानियां, सारी चीजें निकल जाएंगी, बल्कि मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए तो ये छोटी मोटी परेशानियां आती रहनी चाहिए। नहीं तो फिर मैं इतना ईगोइस्टिक इंसान हूं, इतना मैं अपने थोड़ी सी तरक्की पे आलसी हो जाता हूं कि मैं इस प्रोग्राम पे भी काम करना भूल जाता हूं और अपने भगवान को भी भूल जाता हूं। लेकिन सही मायने में जब मैं दिक्कतों में रहता हूं, जब परेशानियों में रहता हूं, तभी दोस्तों मैं और प्रोग्राम को प्रैक्टिस करता हूं और अपने भगवान को पुकारता हूं। तो आज मेरा एटीट्यूड, मेरी जिंदगी में जो भी कुछ कम ज्यादा हो जाता है या परेशानियां आती है, तो मैं उनको समस्या मानकर नहीं चलता, मैं आज उनको अपनी परीक्षा मान के चलता हूं। ये मेरी परीक्षा है कि मैं कितना 12 कदमों पे चल रहा हूं, कितना इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर रहा हूं, कितना मेरी समझ के ईश्वर पे या मेरी समझ की उच्च शक्ति पे मेरी श्रद्धा है, इसकी ये टेस्ट है।
और अगर मैंने इन 12 कदमों की अच्छी प्रैक्टिस की है, मेरे ईश्वर पे मेरी श्रद्धा है, तो मैं हर परीक्षा से पास होता हूँ और मेरी हर समस्या कहीं तो भी दोस्तों एक न एक दिन दूर होते रहती है। तो यही होप, यही जो श्रद्धा अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स में मुझे आप लोगों से मिलती है और वही मैं और लोगों को भी बांटने की कोशिश करता हूँ कि दोस्तों जिंदगी में अगर कुछ समस्या है, परेशानी है, तो ये मत सोचिए कि ये कभी हल नहीं होगी, क्योंकि कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी परमानेंट नहीं रहती, वो आती ही है जाने के लिए। सिर्फ मैं अपने भगवान पे श्रद्धा रखूंगा और इसी श्रद्धा की वजह से, इसी आशा की वजह से आज मैं जिंदा हूँ और अपने परिवार के साथ में एक बेहतरीन और सुकून भरी जिंदगी में जी रहा हूँ। तो जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आप लोगों ने सुन लिया। धन्यवाद। थैंक यू।